अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए खुशामदीद। आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है, पूरी देखिएगा। मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी जब अचानक ही मेरी नज़र साथ वाले घर के सहन पर पड़ी थी। वो एक नौजवान लड़का था जो कुर्सी पर बैठकर बड़ी पुरशौक नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं बुरी तरह घबरा गई और फौरन ही दीवार से पीछे हुई थी। हैरत से सोचती हुई नीचे आई कि ये घर तो इतने सालों से खाली पड़ा था, फिर कौन यहाँ आकर रह रहा था। तभी मेरी सहेली सौतेली माँ के चीखने की आवाज़ आई थी, जल्दी कपड़े धो ले कि सारा दिन इसी में लगी रहेगी, दूसरे काम क्या तेरा बाप करेगा। मैं जल्दी जल्दी हड़बड़ा कर हाथ चलाने लगी। सुबह ही सुबह 6 बजे तो मैंने मशीन लगाई थी। पूरे हफ्ते के कपड़े धोना आसान काम ना था, जबकि साथ में कोई मदद भी ना करवाता था। हालांकि मेरी दोनों सौतेली बहनें अब जवान हो गई थी, वो चाहती तो मेरे काम में हाथ भी बटा सकती थी, लेकिन वो तो किसी काम को हाथ लगाना गुनाह तस्वुर करती थी। मैं जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगी क्योंकि अभी नाश्ता भी बनाना था। सुबह के 8 बजने वाले थे। अभी सौतेली माँ ही उठ कर आई थी। दोनों बहनों को भी सुबह उठ तो ही नाश्ता चाहिए होता है। फिर मैंने मशीन में कपड़े डाले और किचन में आ गई। जल्दी जल्दी आटा गूंद कर पराठे बनाने लगी। चाय भी मैंने कब से चढ़ाई हुई थी। मैंने देखा मेरी सौतेली माँ अब्बा से मेरी शिकायतें कर रही थी कि तुम्हारी बेटी किसी काम को हाथ नहीं लगाती, बस किसी काम को का कहो तो कर लेती है, वरना अपने कमरे में घुस जाती है। उनके इस सफ़ेद झूठ पर मैं अंदर ही अंदर खोल रही थी, लेकिन हमेशा की तरह मुंह पर चुप का ताला था। ये आज से तो ऐसा ना था। जब अम्मा मेरी मरी तो फ़कत मैं 5 साल की थी। अब्बा इस वक्त कम उम्र और खूबसूरत नौजवान थे। अम्मा को मरे हुए 2 महीने भी ना हुए थे जब पड़ोस में रहने वाली एक तलाक याफ्ता लड़की, जिसकी पहले से ही 2 बच्चियां थी, जो तकरीबन मेरी ही हम उम्र थी, उनसे अब्बा का निकाह करवा दिया गया। मैं सुर्ख जोड़े में मलबूस इस दुल्हन को देखे जा रही थी जो मुझे शर्बा निगाहों से घूर रही थी, लेकिन मुझे उसकी निगाहों का मतलब ना समझ आया था। मैं तो बड़े शौक से इसे देखे जा रही थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन फ़कत 2-3 दिन तक ही वो मेरे साथ ठीक रही। इसके बाद उसने सौतेली बेटी समझकर मुझ पर सितम उठाने शुरू कर दिए। अब वो पूरे घर पर कब्जा कर चुकी थी। मैं जब भी अभी किसी ज़रूरत का इससे तकाजा करती तो वो अपनी मार से ही मुझे नवाजती। बाप के सामने बोलना तो गोया मैंने छोड़ ही दिया था। मैं देखती थी कि अब्बा उसके हुस्न के जाल में फंस चुके थे और अपनी सौतेली बेटियों को ज़्यादा चाहने लगे थे। इस बात ने मुझे बहुत दुख पहुँचाया था। यूँ मैंने अपनी ज़रूरतों का कहना ही छोड़ दिया था। उसकी दोनों बेटियां बड़ी ऐश में रह रही थी। कहने को वो अब्बा की सौतेलियां बेटियां थी, लेकिन अब्बा मुझे छोड़कर इसकी बेटियों को चाहने लगे। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, जबकि वो दोनों एक प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करने जाती थी। फिर मैट्रिक करने के बाद एक दिन अब्बा मुझे कहने लगे, अब पढ़ाई छोड़ो और घर का काम संभाल लो। मैं दिल में सोचने लगी कि मेरी दोनों सौतेली बहनें तो नौशाबा और फ़रहीन तो कॉलेज में दाखिला ले चुकी हैं, फिर मेरे लिए अब्बा ने पढ़ाई छुड़वाने का क्यों फ़ैसला किया। मैं जानती थी कि ये सब वो मेरी सौतेली माँ के कहने पर कर रहे हैं। मैं अभी 16 साल की थी, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। फिर चाहे वो कपड़े धोने हों, खाना पकाना हो या फिर साफ़ सुथराई, मेरे दोनों बहनें तो ऐसे अपनी ज़िंदगियां गुजार रही थी। इन्हें हर चीज़ पकी पकाई और साफ़ सुथरी मिल जाती थी। एक मेरी ही ज़िंदगी थी जो सिर्फ़ एक कैद खाना बनकर रह गई थी। मैं सुबह 6 बजे उठती और रात गए तक इनकी फारिग होती थी। पूरा दिन काम करने में ऐसे गुजरता कि पता ही ना चलता। मेरे पास इतना वक्त भी ना होता था कि मैं सुकून से बैठकर अपने बाल सीधे कर लूँ या फिर नहा धोकर कपड़े ही बदल लूँ। मैं इतना घर का काम करती, लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो वो एक की 4 लगाकर मेरे अब्बू को शिकायत लगाती थी। कभी कभी दिल चाहता कि इस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, किसी यतीम खाने या शेल्टर होम में पनाह ले लेती हूँ। कम से कम इस अजाब भरी ज़िंदगी से जान तो छूटेगी। लेकिन मैं अपनी इतनी डरपोक थी कि घर से बाहर भी कदम ना रखती थी। जब से स्कूल छोड़ा था मैंने आज तक बाहर की दुनिया ना देखी थी। हमारे घर के बराबर में ही एक खाली मकान था जो बरसों से खाली था। उसे बचपन से ही हम खाली देखते आए थे, लेकिन आज इसमें एक नौजवान को देखकर मैं हैरान थी।
ऐसे लग रहा था जैसे कोई खानदान आकर इसमें बस गया है। आज सुबह 6 बजे से मैं कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। कपड़ों का एक ढेर था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ मेरे ऊपर नाश्ता बनाने की ज़िम्मेदारी के अलावा घर का पूरा काम था। फिर वो दोनों महारानियाँ भी उठकर आ गई और मुझसे नाश्ता मांगने लगी। मैंने कपड़े धोना छोड़कर अब नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। मैं जानती थी कि ज़रा सी भी ताख़ीर हो गई तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लेना है। मोहल्ले पड़े इसकी कोई औरत आती तो मेरी सौतेली माँ को कहती कि माशाल्लाह तुम्हारा भी शैला की बेटी कितनी खूबसूरत है। शैला मेरी सगी माँ का नाम था। मैं जानती थी कि मैं अपनी माँ पर ही गई थी, जबकि मेरी दोनों सौतेली बहनें बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, सांवली रंगत और मोटे मोटे नैन नक्श। मैं उनमें अलग ही नज़र आती थी। ये सुनकर मेरी बहनें और माँ जल जाती। वो फ़ौरन ही मुझे वहाँ से चले जाने का कह देती थी। इत्तेफाक की बात ये थी कि मेरी सौतेली माँ से मेरे बाप की कोई औलाद ना हुई थी। शायद कुदरत का को यही मंजूर था। उनकी दूसरी शादी करने का भी कोई फ़ायदा ना हुआ था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बेटे की खातिर ही मेरी माँ दूसरी माँ से शादी की थी। यूँ 2 बच्चियों के साथ एक बीवी की ज़िम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई थी। अब्बू का छोटा-सा कपड़े का कारोबार था, उसी से ही घर का गुज़ारा हुआ करता था। मैं देखती वो मेरे बाप की कमाई पर ऐश कर रही थी, देने-नेने कपड़े खरीद कर लाती, फिर इन्हें पहनकर अपने रिश्तेदारों में चली जाया करती थी। जबकि मेरे कपड़े ना तो सर्दियों में बनते थे और ना ही गर्मियों में, बल्कि अपनी बहनों की उतरन ही मेरे नसीब में थी। यूँ मेरे सगे बाप की कमाई वो सौतेली होकर भी खूब उड़ा रही थी। आज भी वो तीनों कपड़े खरीदने बाजार गई हुई थी, जबकि मेरे ऊपर पूरे घर की ज़िम्मेदारी थी। मैं जल्दी-जल्दी काम निपटाती फिर रही थी। अचानक ही मुझे सीढ़ियों पर आहट सी महसूस हुई, जैसे वहाँ कोई चल रहा हो। शाम का वक्त होने वाला था। मैंने सीढ़ियों की तरफ जाकर देखा। मैं हैरान रह गई। वहाँ का दरवाज़ा खुला पड़ा था, जैसे कोई अभी-अभी ऊपर गया हो। मेरे दिल में खदशा था, क्योंकि मैं घर पर अकेली थी, इसलिए घबरा गई कि कोई कोई चोर डाकू ना हो। यही सोचकर जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर गई और दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी, जब मैंने काले लिबास में मलबूस किसी नौजवान को वहाँ अपनी छत पर खड़े हुए देखा। वो पीठ मोड़ कर खड़ा था। तभी मैंने इसे आवाज़ लगाई, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? उसने तभी पलट कर देखा। मैं जैसे पत्थर की होगी। उसकी बिल्कुल सफ़ेद आंखें और अकड़े हुए नैन नकूश इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो इंसान हरगिज़ नहीं था। फिर मेरे देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गया। मैं दिल थामे नीचे आ गई। बड़ी मुश्किल से मैंने छत का दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया। अचानक ही मेरे ज़हन में जुमाका हुआ, ऐसी ही शक्ल वाले नौजवान को तो मैंने बराबर वाले घर में देखा था। मैं हैरान परेशान सी घर के काम काज निपटाई जा रही थी। इस नौजवान का यूँ गायब होना मुझसे हज़म ना हुआ था। फिर शाम को अम्मा और बहनें लौट आई थी। वो अपने लिए नए-नए सूट लेकर आई थी। देख-देख कर खूब खुश होई जा रही थी। मैं इनकी शॉपिंग देखकर अपने कमरे में चली गई थी। जानती थी कि वो मेरे लिए एक टके की चीज़ ना लाई होंगी। एक अरसा हुआ था मेरे बाप ने मुझे खर्चा देना छोड़ दिया था। पहले तो वो चंद पैसे देते थे, मेरे हाथ पर रख दिया करते थे, लेकिन जब से मैंने इनका रवैया बदलते हुए देखा, मैंने उनसे पैसे मांगना ही छोड़ दिए थे। मैं रात का खाना बना रही थी जब मेरी सौतेली माँ मेरे सर पर आकर खड़ी और कहने लगी, आज 2 रोटियां इजाफी बनेगी। मैं हैरान हो गई, शायद कोई मेहमान आ रहा है। फिर वो खुद ही कहने लगी, बराबर में एक लड़का रहने लगा है, इसके साथ कोई भी नहीं रहता, वो अकेला है। तुम्हारे बाप ने इसे खाना खिलाने की जिम्मेदारी ली है, बदले में वो मुनासिब पैसे दे देगा। मैं जानती थी कि ये मंसूबा मेरी सौतेली माँ का ही होगा, क्योंकि वो बला की लालची औरत थी। फिर मैंने खाना बनाने के बाद किचन में रख दिया। सोच रही थी कि वो खुद ही निकाल ले कर दे देगी, लेकिन हैरान रह गई जब उसने मुझे कहा कि जाओ बराबर में जो नौजवान है उसे खाना दे कर आओ। वो कैसे मुझे अकेली को किसी पराए मर्द के पास भेज सकती थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने जाने से इनकार कर दिया। इसका गुस्से से बुरा हाल हो गया, क्योंकि मैंने कभी इतनी जुर्रत ना की थी कि मैं इसकी बात से इनकार कर देती। फिर उसने अपनी बेटी नौशाबा को खाना देकर भेज दिया। जब वो वापस आई तो खुशी से इसका चेहरा लाल था। अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा वो नौजवान तो बहुत खूबसूरत है, अच्छा हुआ तुमने मुझे भेज दिया। इसकी माँ इसकी बात सुनकर हंसी, फिर कहने लगी, चल शैतान कहीं की तू
ہر نوجوان پر تو لٹو ہو جاتی ہے۔ میں ان کی واہیات گفتگو سن رہی تھی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ وہ سفید آنکھوں والا نوجوان انسان ہے یا کوئی بھوت، کیونکہ وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوا تھا۔ ایک دن یہی بات جاننے کے لیے میں آدھی رات کو اٹھی اور جھٹ سے اس کے گھر میں جھانکنے لگی۔ وہ ابھی بھی گھر میں ہی گھوم رہا تھا۔ اچانک ہی پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں پیچھے کو ہوئی تھی لیکن کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئی کیونکہ وہ تو میرے پیچھے ہی موجود تھا۔ میں نے بمشکل اسے کہا، کون ہو تم؟ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، وہی جسے تم ابھی ابھی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اسے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، پر وہ تو نیچے تھا، تم اوپر کیسے آ گئے؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں وہ الگ ہے، ان میں الگ۔ اس کی بات مجھے سمجھ نہ آئی۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ ایک انسان ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ میں ایک جن زاد ہوں، وہ میرا نام بھی داؤد ہے۔ میں بچپن سے ہی اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس کی اور میری دوستی ہے۔ جب وہ یہاں اس گھر میں رہنے آیا، اس کے ساتھ میں بھی یہاں آ گیا۔ تمہیں دیکھا تو تم پر عاشق ہو گیا، اسی لیے تو وہ خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ میں اس کی اس عجیب کہانی پر چکرا کر رہ گئی تھی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اس دیوار سے نیچے جھانکا۔ وہ داؤد نام کا لڑکا پوری شان سے گھر میں گھوم رہا تھا۔ میرے سامنے کھڑا جن زاد خود کو اس کا دوست بتا رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے زوردار چکر آیا اور میں نیچے گر گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ابا میرے سرہانے کھڑے تھے، پھر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، آدھی رات کو چھت پر کیا لینے گئی تھی؟ وہ تو شکر تھا کہ میں دروازہ دیکھنے گیا، کھلا پڑا تھا تو چھت پر گرا ہوا تمہیں بھی دیکھ لیا۔ میں خالی نگاہوں سے ابا کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس جنزاد کا یوں میرے سامنے آنا اور اس لڑکے کا اس گھر میں گھومنا عجیب کہانی تھی۔ اب میں ڈر ڈر کر رہنے لگی تھی۔ میری ماں اور بہنیں تو ویسے ہی گھر میں زیادہ نہ ٹکتی تھی، کبھی شاپنگ پر چلی جاتی تو کبھی کسی رشتہ دار کے گھر۔ مجھے اکیلے گھر میں رہنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے اندر ہی جھانکا، پوچھا کون ہے؟ تو دروازے پر موجود نوجوان کہنے لگا، میں داؤد ہوں، رات کا کھانا لینے آیا ہوں۔ میں سمجھ نہ سکی تھی کہ جن زاد ہے یا وہ لڑکا۔ پھر میں نے جلدی سے ٹرے میں کھانا رکھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پکڑاتے ہوئے اچانک ہی اس کی انگلیوں سے میرے ہاتھ کو چھوا تو ایسا لگا جیسے کسی انگارے نے میرے ہاتھ کو چھو لیا ہے۔ میں فوراً ہی اندر بھاگ آئی تھی۔ میرا دل بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ جن زاد میرے اس پاس ہی موجود ہے۔ میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ باہر گپ اندھیرا چھا گیا تھا کیونکہ اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ میرے کمرے میں تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ اچانک اس روشنی میں کسی کا لمبا چوڑا ہیولا سا دکھائی دیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ جیسے ہی پلٹی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور زور سے ہلنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر اسے ہلا رہا ہو۔ پھر دونوں دروازے پٹ سے بند ہو گئے۔ اب میں کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، مجھ سے بھی ہلا بھی نہ جا رہا تھا۔ تبھی بیٹھ کر نیچے سے عجیب سی آواز آئی تھی، جیسے وہاں کوئی چھپا بیٹھا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے جھانک کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہی لمبا چوڑا جن زاد بیٹھ کے نیچے بیٹھے اپنی سفید آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اب تو خوف سے میں بے قابو ہو گئی تھی۔ بمشکل اپنا دوپٹہ لیا اور بھاگتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ برابر میں گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ میں منہ اٹھا کر وہیں چلی گئی۔ دیکھا تو سامنے وہی نوجوان داؤد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ پھر مجھے پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ تو برابر والے گھر کی رہنے والی ہیں نا، کیا ہوا آپ کو؟ میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، وہ گھر میں کوئی ہے، میں اکیلی تھی تو اس لیے گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا، کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میرے گھر میں وہی اس کا دوست جنات چھپا ہوا ہے، لیکن نہ جانے وہ جھوٹ کہہ رہا تھا یا سچ، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ پھر وہ دروازے سے گلی میں جھانک کر دیکھنے لگا، پھر میرے پاس آیا اور بولا، ابھی گلی میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے گھر چلی جائیں۔ اگر کسی نے رات کے اس پہر میرے گھر میں آپ کو دیکھ لیا تو ہنگامہ مچ جائے گا، اس طرح آپ کی بھی عزت خراب ہوگی اور میری بھی۔ میں سر جھکا کر گھر میں لوٹ آئی، لیکن میں سوچنے لگی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس دن جن زاد نے میرے سامنے خود کو کیوں ظاہر کیا ہے؟ اب میری سر میں درد رہنے لگا تھا۔ شام کو ماں اور بہنیں لوٹیں تو ان کے ساتھ شخص کو دیکھ کر میرا منہ بند
मुंह बन गया, क्योंकि ये मेरी सौतेली माँ का भाई था, एक गंदी नज़र वाला और बदनीयत इंसान जो आज से नहीं कई सालों से मेरे ऊपर नज़र रखे हुए था। वो जब भी इस घर में आता तो मेरा जीना हराम हो जाता था। मैंने सुना एक दिन जब वो अपनी बहन से कह रहा था कि अपनी सौतेली बेटी की शादी मुझसे करो, और ये बात सुनकर मुझे आग लग गई थी। वो मेरी बाप की उम्र का था, लेकिन अभी तक नशा करने की वजह से इसकी शादी ना हुई थी। वो जब भी आता मैं अपने कमरे तक महदूद होकर रह जाती थी, लेकिन बहाने बहाने से कभी किचन के चक्कर लगाता तो कभी मेरे बाप का ना होने का फ़ायदा उठाकर मेरे जिस्म को के पास से गुजरते हुए छू कर चला जाता। मैंने इसकी इन हरकतों की वजह से अपनी सौतेली माँ से कहा तो वो कहने लगी, अच्छा तू मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो, चाहती हो कि वो इस घर में ना आए। मैं सोचने लगी कि अब्बा को इसकी शिकायत लगा देती हूँ, लेकिन जानती थी कि अब्बा ने कहा मेरी कोई बात सुननी है, वो तो आंखें बंद करके अपनी बीवी पर ही भरोसा करते हैं। मैं नफ़रत भरी नज़रों से देखकर इसे अपनी नापसंदीदगी का एहसास दिलाती तो वो खुबासत से हंसने लग जाता। उसके आने से मैं अजीब से खौफ में मुब्तला हो जाती थी। ऐसा लगता जैसे मेरी इस घर में इज़्ज़त महफूज नहीं। हालांकि वो अपनी दोनों भांजियों से तो बिल्कुल बेटियों की तरह प्यार करता था, उनके साथ हंसी मजाक करता, लेकिन मुझे ना जाने क्यों इतनी गंदी नज़रों से देखता था। फिर एक दिन वो दोनों अपनी सहेली के घर गई हुई थी, जबकि मेरी सौतेली माँ मोहल्ले में किसी औरत के पास। अचानक ही वो इनकी गैर मौजूदगी में घर आ गया। मैंने उससे करख्त लहजे में बात की और कहने लगी कि आप अभी इस घर से चले जाएं, कोई भी नहीं है। लेकिन वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। मैं अपने कमरे में जाने लगी, दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी कि अचानक ज़बरदस्ती वो दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। आज शायद वो नशा करके आया था। इसकी लाल आंखें बता रही थी कि वो अपने हवासों में नहीं। इससे पहले कि मैं चीख पड़ती लोगों को जमा कर लेती, अचानक इसने अपना हाथ मजबूती से मेरे मुंह पर जमा दिया। अब मैं किसी बेबस परिंदे की मांद फड़फड़ा रही थी। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ गलत करता, अचानक ही किसी ने इसके सर पर वार किया था। वो पूरन छू होकर ज़मीन पर गिर गया। इसके पीछे वही सफ़ेद आंखों वाला जिनजात खड़ा था जिसने आज मेरी इज्जत बचा ली थी। मैं हैरान हो गई, भला इसे कैसे खबर हुई कि मैं मुश्किल में हूँ। उसने इस बदबख्त आदमी को उठाकर दूर फेंक दिया था। वो दर्द की शिद्दत से तड़पने लगा। इसके खौफनाक रूप को देखकर तो इसकी हवाइयाँ ही उड़ गई थी। वो ऐसे ही जख्मी हालत में घर से बाहर भाग गया। मेरी आंखों में आंसू थे। वो और जिनजात कहने लगा, मैं तो देखते ही तुमसे मोहब्बत करने लगा था। आज के बाद तुम्हें जो भी सताएगा उसका यही अंजाम होगा। मैं उसकी मोहब्बत पर हैरान रह गई थी। भला कैसे कोई जिनजाद एक लड़की से मोहब्बत कर सकता है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि इसका साथ पाकर मैं खुद को महफूज तस्वर कर रही थी। फिर वो मुझसे ढेरों बातें करने लगा और कहने लगा कि मैं बचपन से ही एक पुराने स्कूल में रहा करता था, वहाँ ये लड़का दाऊद भी पढ़ता था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये अकेला रहता था। इसका कोई भी अपना ना था इस भरी दुनिया में, ना ही इसके कभी कोई दोस्त बनाया था। एक दिन मैं इसके सामने आया तो इसने मुझे अपना दोस्त बना लिया। फिर मुझे कहने लगा कि मैं यतीम लड़का हूँ, मेरे चाचा ने मुझे पाला है, चाची बहुत ज़रा जालिम है, खाने को रोटी भी नहीं देती, मैं भूखा ही स्कूल आता हूँ। मुझे इसे यूं तकलीफ़ में देखकर दुख हुआ था, तभी मैंने इसके साथ दोस्ती कर ली। हर मुश्किल हर मुसीबत की घड़ी में इसके हमरा रहने लगा। बचपन से लेकर आज तक मैं इसके साथ हूँ। ये जहाँ भी जाता है मैं इसके साथ ही होता हूँ। अब ये अपना घर छोड़कर यहाँ इस घर में रहने लगा है, तो यहाँ भी मैं इसके साथ रहने चला आया हूँ। जानता नहीं था कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। इस अजीब दोस्ती पर तो मैं हैरान थी, लेकिन अब इस जिनजात के साथ मैंने रिश्ता मोहब्बत का बना लिया था। इसके साथ साथ पाकर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। बचपन से लेकर आज तक ना तो मैंने कोई हंसे सहेली बनाई थी और ना ही मुझे इजाज़त थी कि मैं किसी दोस्त को अपना दुख सुख सुना सकूं। यूँ बचपन से लेकर आज तक जो जो मेरे साथ हुआ था, मैंने अपना दिल
کھول کر رکھ دیا۔ وہ جن ذات کہنے لگا آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی میں آنے والے دکھ درد میری محبت کی وجہ سے پہلے ہی غائب ہو گئے ہیں۔ اب میں نے مسکرانا سیکھ لیا تھا۔ جب میری ماں نے میرے چہرے پر ہنسی دیکھی تو وہ بری طرح جل گئی اور مجھ پر گہری نظر رکھنی شروع کر دی۔ ایک دن میں نے سنا جب نوشابہ میری سوتیلی ماں سے کہہ رہی تھی کہ امی، مجھے لگتا ہے کہ صبا نے برابر والے گھر میں رہنے والے لڑکے سے عشق و عاشقی لڑانی شروع کر دی ہے۔ اس کی اس گھٹیا بات پر میں کھول کر رہ گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گی۔ دنیا میں جتنا میرے ساتھ برا کرنا تھا کر لیا، اور وہ جن ذات میری مدد کرنے والا تھا، جو ہر مشکل سے مجھے بچا سکتا تھا۔ میں آدھی رات تک اس سے باتیں کرتی رہتی۔ پہلے جو سارے گھر کا کام میرے لیے بہت دشوار تھا، لیکن اب اس جن ذات کی مدد سے میں ہر کام چٹکیوں میں کر لیا کرتی تھی۔ مجھے تھکن کا احساس بھی نہ ہوتا۔ پھر وہ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تم میری دنیا دیکھنا چاہتی ہو کہ میں یہاں کہاں رہتا ہوں؟ تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں۔ آپ ہارر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہارر میں آپ کو کس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں؟ تو ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے کل والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ نیکسٹ پارٹ لاسٹ ہونے والا ہے اور بہت ہی رومانٹک اور مزید ہارر ہونے والا ہے، تو بنے رہیے میری ویڈیوز کے ساتھ، اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بھی کرنا مت بھولیے گا۔ تو آپ اجازت چاہتی ہوں، اسی دعا اسی امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔